वीडियो में मैं आपको स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल के बारे में बता रही थी जो शूट नहीं हो पाया था टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। वहीं से आज कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। मंत्रिमंडल, इसमें सबसे पहले है आपके जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ये हमारे प्रधानमंत्री थे। उसके बाद आते हैं आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद ये थे आपके खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया था इन्हें। तीसरा है आपका ये आपके आर के षणमुगम शेट्टी। इन्हें वित्त विभाग दिया गया था। चौथा है आपका जगजीवन राम। ये थे आपके श्रम मंत्री। पांचवा आते हैं आपके बलदेव सिंह। ये आपके रक्षा विभाग इनको सौंपा गया था। और छठवें हैं आपका मौलाना अबुल कलाम आजाद। इनको शिक्षा विभाग सौंपा गया था। और जो आपके सरदार पटेल हैं उनको गृह विभाग। सातवें हैं आपके सरदार पटेल। सरदार पटेल इनको गृह विभाग दिया गया था। दोस्तों ये कई बार इनमें से कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे पूछ लिया जाता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या दिया गया था, हमारे पहले मंत्रिमंडल में किस फलाना नाम दे दिया जाता है और इनको कौन सा विभाग दिया गया था। तो ये आप इस बार एक बार नज़र डालें। मैंने इसलिए बता दिया है कि कोई हम रिस्क नहीं ले सकते हैं, सारे टॉपिक हमें कवर करने हैं। तो अगर आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, अगर आपको याद रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दोस्तों कल मैं आपको बताना चाह रही थी जो कि मैं नहीं बता पाई थी। इसमें मैं ये बोल रही थी कि सबसे पहले आप अपना जो मेंस का सिलेबस है वो आप कलेक्ट कर लें और उसको अच्छे से रीड करें। तो उससे क्या होगा कि आपको भी आसानी रहेगी कि मैं कौन कौन से टॉपिक पढ़ा रही हूँ, तो आपको उसके बारे में पता चलता रहेगा। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये आपका मेंस का सिलेबस है और इसमें क्या है कि 5 यूनिट दी हुई हैं। तो हम शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है आपका सबसे पहले भारतीय संविधान का निर्माण, मूल विशेषताएं और ढांचा। मैं आपको पहली यूनिट, इसमें 5 यूनिट है तो मैं आपको पहली यूनिट आज लिखवा दे रही हूँ। तो आप उसको उस हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊँगी, ठीक है। 1 मिनट में कैमरा चेक कर लूँ, ठीक है। आपको चेक आइए चलो। दोस्तों सबसे पहले हम यूनिट फर्स्ट पढ़ेंगे। तो मैं आपको यूनिट फर्स्ट का ही जो टॉपिक है वही लिखवा रही हूँ। इसके अंतर्गत आता है आपका निर्माण, विशेषताएं, आपका मूल ढांचा एवं प्रमुख संशोधन। मूल ढांचा और संशोधन, ठीक है। सेकंड है आपका वैचारिक तत्व।
नमस्कार। नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। इसके बाद आपका थर्ड टॉपिक है संघवाद और केंद्र। इसमें क्या है आपका राज्य संबंध, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, और लोक अदालत एवं जनहित याचिका। एवं नीचे लिखे दे रही क्योंकि हो सकता है आपको ना दिखे। जनहित याचिका। दोस्तों ये हमारी पहली यूनिट है, यूनिट फर्स्ट है। इसके अंदर सबसे पहले हम आज संविधान का निर्माण और इसकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले टॉपिक जो है वो हम शुरू करेंगे संविधान का निर्माण। इसके अंतर्गत जो संविधान निर्माण का जो विचार प्रस्तुत किया था वो सबसे पहले एम.एन. रॉय ने सन 1934 में पेश किया था। ये भी इम्पोर्टेंट है, किसने सबसे पहले संविधान निर्माण का विचार दिया था। एम.एन. रॉय ने किया था वर्ष 1934 में। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी अपना विचार दिया कि संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाना आवश्यक है। फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने मांग की कि संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन भारत के जो मतदाता हैं, भारतीय मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाएगा। इन्होंने ये प्रस्ताव 1938 में पेश किया था और इसी को बाद में जब ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार कर लिया था तो इसी प्रस्ताव को, मतलब जो इन्होंने मांग की थी, इसी को अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है 1940 में, ठीक है। मतलब अगस्त प्रस्ताव जो आया था वो 1940 में आया था, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ था कि जो ब्रिटिश सरकार के जो कैबिनेट मंत्री थे स्टेफर्ड क्रिप्स, वो अपने एक कैबिनेट मंत्री के साथ भारत आए थे। स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए एक प्रारूप लेकर आए थे, जिसका मतलब वो चाहते थे कि किस तरीके से स्वतंत्र संविधान का निर्माण किया जाए, इसके लिए उन्होंने एक प्रारूप तैयार किया था। लेकिन हुआ क्या था कि मुस्लिम लीग पहले से ही जो विरोध कर रही थी कि हमें अलग डोमिनियन बना देना चाहिए, भारत को दो भागों, भारत और पाकिस्तान में बांट दिया जाना चाहिए। तो उन्होंने उन जो स्टेफर्ड क्रिप्स आए थे, उन्होंने उनके इस प्रारूप का विरोध किया और उसका बहिष्कार कर दिया। उनका कहना था कि भारत को दो डोमिनियन में बांटा जाना चाहिए और दोनों के लिए अलग अलग संविधान सभा का निर्माण किया जाना चाहिए। लेकिन हुआ क्या है कि जो कैबिनेट जो क्रिप्स मिशन था वो बेसिकली 1946 में आया था। इसमें 3 सदस्य थे। 1946 में क्रिप्स मिशन आया था। इसमें 3 सदस्य थे। सबसे पहले थे
लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, और तीसरे थे आपके सर स्टेफर्ड क्रिप्स। ये 3 सदस्य थे क्रिप्स मिशन में। एक मिनट में कैमरा चेक कर लूँ आपको दिख रहा है कि नहीं। हाँ, तो ये नीचे वाला आपको नहीं दिख रहा है तो मैं ऊपर लिखे देती हूँ। तीसरे थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स। ठीक है, इन्होंने एक और रूपरेखा तैयार की। इन्होंने 2 संविधान सभाओं के निर्माण की जो मांग उन्होंने मुस्लिम लीग कर रही थी उसको तो खारिज कर दिया। उन्होंने कहा 2 संविधान सभाओं का निर्माण करना मुमकिन नहीं होगा, इसलिए उन्होंने एक ऐसी रूपरेखा तैयार की संविधान निर्माण की जिसने काफ़ी हद तक मुस्लिम लीग को संतुष्ट किया था। उसी के कुछ पहलू को हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले कि उन्होंने क्या क्या उसमें रूपरेखा में अपने में बताया था। उन्होंने सबसे पहले कहा था कि सर्वप्रथम 389 सीटों का आवंटन किया जाना चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश भारत के लिए 296 और जो देसी रियासतें थी उनके लिए 93 सीटों का आवंटन उन्होंने कहा था। मतलब 389 का टोटल किया था और 296 का उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश भारत के लिए है सीटें, और जो 93 सीटें थी वो देसी रियासतों के लिए आवंटित की गई थी। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ था कि जो सीटों का आवंटन किया जाना था ना उसकी भी एक उन्होंने बोला था कि जो सीटों का आवंटन किया जाना चाहिए वो बेसिकली 10 लाख जनता पर 1 सीट का आवंटन किया जाना सही होगा। इसके बाद जो ब्रिटिश प्रांतों के लिए सीटों का आवंटन किया गया था उसका निर्धारण 3 प्रमुख समुदाय की जनसंख्या के आधार पर किया था। उन्होंने ये 3 समुदाय थे, मुस्लिम, सिख और अन्य। मुस्लिम सिख के अलावा जो भी बचते हैं वो अन्य में शामिल कर लिए गए थे। इसके बाद भारत जो देसी रियासतें थी जो हमारी उनके प्रतिनिधियों के लिए जो चुनाव किया था वो उसका अधिकार जो देसी रियासतों से ताल्लुक़ रखते थे उन्हें ही दिया गया था। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि जो हमारे संविधान सभा का जो के गठन के लिए जो चुनाव किया जाना था ना उसका चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 को हुआ था। जुलाई-अगस्त में 1946 में हुआ था। इसके अंतर्गत क्या हुआ था कि जो इसके अंतर्गत चुनाव होने के बाद जो 208 जो सीटों का आवंटन किया गया था ना उसमें से जो 208 सीटें थी वो कांग्रेस को मिली थी और उसमें से 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिली थी और 15 छोटे समुदायों को मिली थी। ये आप पूछ लेते हैं कई बार कि कितने चुनाव के बाद कितनी सीटें किसको मिली थी। 208 जो थी वो कांग्रेस के लिए आवंटित की कांग्रेस को मिली थी और जो 73 थी वो मुस्लिम लीग को मिली थी और जो 15 थी वो अन्य को मिली थी। हालांकि जो चुनाव संविधान सभा के लिए जो चुनाव किया गया था ना वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया गया था। इसके बावजूद भी जो हमारे देश में जितने भी समुदाय थे मतलब अल्पसंख्यक, हिंदू, मुस्लिम, सिख, उन सभी के प्रतिनिधियों को चांस में मिला था। और गांधी को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी जो उस समय की बड़ी हस्तियाँ थी वो संविधान सभा में शामिल हुई थी। इसके बाद उसके आते हैं संविधान की कार्यप्रणाली पे। संविधान की कार्यप्रणाली के लिए जो अध्यक्ष का चुनाव किया गया था वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को किया गया था जो कि सबसे बुजुर्ग सदस्य थे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था वो किसे चुना गया था। तो सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था कि
1946 को हुई थी, जिसका बहिष्कार मुस्लिम लीग ने किया था। ये भी कई बार पूछा जाता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया और वो चाहती थी कि हमें पाकिस्तान हम भारत से पाकिस्तान अलग कर दिया जाना चाहिए और हम इसमें शामिल नहीं होंगे। हालांकि देसी रियासतों ने भी इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। उसके बाद क्या आता है, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव का गठन किया। मतलब गठन क्या, उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव की घोषणा की। ये इसमें जो पहलू दिए गए थे वो हमारे संविधान निर्माण में बहुत इम्पोर्टेंट साबित हुए। यानी कि जैसे कि बोला जाए कि इसके जो मतलब इन्होंने जो अपने उद्देश्य प्रस्ताव में जो जो पहलू रखे थे वो हमारे संविधान निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके, मॉडिफिकेशन को हिंदी में जो आप समझ लीजिए, उसको मॉडिफिकेशन करके उसमें हमारे स्वतंत्रता संविधान जो था 1947 उसमें स्वतंत्रता अधिनियम उसमें इसको शामिल कर लिया गया था। ठीक है, तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। इसमें कहा गया था कि संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित करती है तथा भारत के प्रशासन को भविष्य में सुचारू रूप से चलाने के लिए संविधान सभा के गठन की मांग करती है। इसमें वही कही कि मतलब ये स्वतंत्र भारत को स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र घोषित किया और संविधान सभा के गठन की मांग की थी, क्योंकि इसी से है ना संविधान का निर्माण सुनिश्चित किया जा सकता था। इसमें कहा गया था कि ब्रिटिश भारत के सभी राज्य तथा भारत के बाहर अन्य राज्य जो भी इसमें शामिल होना चाहते हैं उनको सम्मिलित किया जाएगा तथा उनकी जो सीमाओं का निर्धारण है ना वो संविधान सभा द्वारा ही किया जाएगा। इसके अंतर्गत इसमें अल्पसंख्यक वर्ग जो दलित थे उनको भी ये दिलासा दी गई थी कि आपके अधिकार को हनन नहीं होगा, आपको भी समानता का अधिकार दिया जाएगा। और बेसिकली उनकी जो लोग हमारे देश की जो जनता थी उनसे भी कहा गया है कि आपकी स्वतंत्रता जो है मतलब राजनीतिक सामाजिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता को बनाए रखा जाएगा। और इसमें यह भी निर्णय लिया गया था कि भारत की जो स्वतंत्रता और जो अधिकार हैं उसका जो राज्यों का मतलब अभिन्न अंग है और राज्य में जो शामिल अंग हैं और जो भी उनके अधिकार होंगे उनकी जो स्रोत होगी ना वो हमारी जनता होगी। मतलब प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से ही हमारे देश में शासन चलेगा, इसका मतलब ये था। इसके बाद क्या होता है कि इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार कर लिया गया था। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को इसको उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। इसके बाद क्या होता है कि जो हमारा स्वतंत्रता अधिनियम था ना उसमें इस पहलुओं को शामिल करने के लिए विचार किया गया। उसमें क्या हुआ कि जो हमारी देसी रियासतें जो अभी तक हमारी संविधान सभा में शामिल होने से उन्होंने इनकार कर दिया था ना वो धीरे धीरे आके हमारी संविधान सभा में शामिल होने लगी। और जो जून 1947 में जो माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई थी उस योजना के बाद तो जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे जो भारत से ताल्लुक़ रखते थे, पाकिस्तान वाले नहीं, जो भारत में रह गए थे, उन्होंने भी अपनी अपनी सीटें ग्रहण कर ली थी और जो देसी रियासतें थी उन्होंने भी अपनी सीटें ग्रहण कर ली थी। इसके बाद क्या हुआ था कि संविधान सभा को बहुत पावरफुल बना दिया गया। इसमें कहा गया था कि स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में कहा गया था कि जो हमारी संविधान सभा है उसको इतने अधिकार दिए जाएंगे कि वो अगर चाहे तो अपनी स्वेच्छा से हमारे संविधान का निर्माण कर सकती है तथा उसको बहुत सारे अधिकार दिए गए। इसको ये भी कहा गया कि अगर वो चाहे तो ब्रिटिश संसद द्वारा हमारे देश के लिए बनाए गए जो नियम थे उनको भी वो खारिज कर सकती है, उसमें कुछ भी संशोधन कर सकती है अगर चाहे तो। इसके बाद कहा गया था इसमें इसको विधायिका भी एक तरीके से बना दिया गया था। इसमें बताया गया कि जो हमारी संविधान सभा है वो हमारे स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का निर्माण तो करेगी, साथ ही हमारे देश के लिए कानून का निर्माण, आम कानून जो है उसका निर्माण भी ये करेगी और इसके लिए एक एक दिन डिसाइड भी कर लिए गए थे।
जब भी हमारे सभा का जब सभा जब भी होती ना, संविधान सभा के रूप में होती थी जब भी सभा, तो उसकी जो अध्यक्षता करते थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, क्योंकि वो स्थायी स्थायी मैं आपको भूल ही बताना कि हमारे जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ना, उनको हमारे स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था संविधान सभा की। ठीक है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। तो जब भी सभा होती थी या संविधान सभा के रूप में, तो उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, और जब भी यह विधायिका के रूप में सभा होती थी तो उसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते थे। मैं आगे आपको बताऊंगी कि जीवी मावलंकर कौन है, कौन थे, क्योंकि अभी मैं बता सकती हूँ बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम जो सिलेबस है उस पर फोकस करें तो अच्छा है, फिर वो कचरा हो जाता है दिमाग में। तो जो विधायिका के रूप में जब भी सभा होती तो उसकी अध्यक्षता हमारे जीवी मावलंकर करते थे। इसके बाद क्या हुआ कि मुस्लिम लीग जो माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई थी उसमें सदस्यों की संख्या 389 रखी गई थी, लेकिन मुस्लिम लीग के अलग होते से ही हमारे सदस्यों की संख्या में गिरावट आई और केवल 211 सदस्य ही। ये आपको यहाँ देख नहीं रहा होगा, मैं ऊपर लिख दे रही हूँ। मुस्लिम लीग के अलग होते से ही हमारे जो सदस्यों की संख्या है वो केवल 211 रह गई थी। ठीक है, सॉरी 211 नहीं, आई थिंक ये 299 है। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि तो इस तरीके से हमारा उसका गठन हो गया था। इसके बाद आते हैं कि संविधान निर्माण के अलावा भी संविधान सभा ने कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए थे। संविधान सभा ने संविधान निर्माण के अलावा भी बहुत चीज़ों को स्वीकार किया था, जैसे कि 22 जुलाई 1947 को हमारी जो 22 जुलाई 1947 को जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसे स्वीकार किया गया था 1947 को। ये इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार पूछ लेते हैं ओटी क्वेश्चन में। राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था। ठीक है, और 24 जनवरी 1950 को हमारा क्या कहते हैं राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया था। गीत और गान को स्वीकार किया गया था तथा इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमारे देश का राष्ट्रपति भी चुना गया था। ये हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, ये हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। इसके बाद अपन आते हैं कि इसमें कितना, ये अक्सर पूछा जाता है कोई एग्जाम में कि हमारे संविधान को बनने में कितना समय लगा, कितना खर्चा हुआ। तो हमारे संविधान को बनने में 2 साल 11 माह और 8 दिन का समय लगा था, और इसमें टोटल 64 लाख का खर्चा आया था। और इसके अंतर्गत संविधान सभा की 11 बैठकें हुई थी। ठीक है, ये तो था हमारा संविधान का निर्माण। ठीक है, अब हम आते हैं कि एक इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और आप लिख लीजिए। इसमें क्या था कि संविधान सभा ने मोहर के रूप में, ये बहुत कम मिलेगा आपको, कहीं बहुत कम बुक्स में दिया हुआ है संविधान, अभी तक आया तो नहीं है बट ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, तो मुझे लगा सही कि लिखवाना सही हुआ, तो मुझे इम्पोर्टेंट लगा तो मैं आपको बता दे रही हूँ।
संविधान सभा की जो मुहर के रूप में हाथी को चुना गया था, मतलब हाथी को एज अ मुहर के रूप में यूज किया गया था। ठीक है, अब आते हैं अपन संविधान की विशेषताओं पर। सॉरी, एक चीज और आपको बतानी है मुझे कि जो 22 दिसंबर 1947 को हमारा संविधान स्वीकार किया गया था ना, तो 26 नवंबर 1947 को हमारा संविधान स्वीकार कर लिया था। लेकिन हुआ क्या था कि जो संविधान दिवस के रूप में है वो 26 जनवरी 1950 को ही मनाया जाता है, और इसी दिन को संविधान के शुरुआत के रूप में जाना जाता है, क्योंकि सन 1930 में 26 जनवरी को ही हमारा पहली बार पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था। इसलिए ये दिवस हमारे लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, और इसी दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम संविधान की विशेषताएं। हमारा जो संविधान है वो कई देशों के संविधान का सम्मिलित रूप है, और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि जो कई 250 उपबंध जो हैं वो हमारे अधिनियम 1935 से लिए गए हैं, इसलिए हमारा अधिनियम 1935 माना बहुत इम्पोर्टेंट है। 250 उपबंधों को जैसे का तैसा ले लिया गया है। हमारा जो संविधान है ना वो एक लिखित संविधान है। ठीक है, जैसे अमेरिका का संविधान लिखित है, शायद ब्रिटेन का अलिखित है, तो हमारा संविधान एक लिखित और लंबा संविधान है। सेकंड हम बोलते हैं, मतलब मैं आपको लिख ही दे रही हूँ, लिखित संविधान है। दूसरा है आपका, हमारा जो संविधान है वो क्या कहते हैं, नम्य है, मतलब इसमें कठोरता नहीं है, जैसे कि अमेरिका के संविधान और ब्रिटेन के संविधान में है। उसमें क्या होता है कि संविधान संशोधन बहुत आसानी से नहीं किया जा सकता है, लेकिन हमारे यहाँ दोनों का प्रावधान है। कुछ उपबंध हैं जो उन्हें हम क्या कहते हैं, ये आपकी जो संशोधन होता है ना, सुगम संशोधन बोलते हैं क्या, उसके आधार पर किया जाता है। उसके अंतर्गत क्या होता है कि जो हमारे दोनों सदन है, राज्यसभा और लोकसभा की, जो मतदान देने वाले जो लोग हैं, मतलब जो लोग मतदान देते हैं उनका 2/3 बहुमत, और तथा जो दोनों सदनों के जो 50% होते हैं वो अगर अग्री करते हैं तो हमारा संविधान संशोधन हो जाता है। ठीक है, और दूसरा जो आम जो होता है, जो मतलब छोटे मोटे कार्यों के लिए जो विशेष वो उपबंध होता है, जो विशेष संविधान संशोधन होता है, उसमें क्या होता है कि ये आपका ये वाला तो रहता ही है कि दोनों सदनों का 2/3 बहुमत और प्रत्येक सदन का 50% से ज़्यादा, और इसके साथ साथ इसमें ये भी इंक्लूड किया जाता है कि जितने भी राज्य हमारे देश में हैं उनका भी 50% से ज़्यादा, मतलब 50% जो राज्य है उनके 50% से अधिक उनका मतदान हमें चाहिए, वो अग्री करेंगे तभी हम संशोधन कर सकते हैं। इसके बाद क्या होता है कि मतलब नम्यता और अनम्यता दोनों हैं हमारे संविधान में। इसके बाद आपका थर्ड है एकात्मक व्यवस्था, एकात्मक तथा संघीय व्यवस्था। इसके अंदर क्या है कि एक और जहाँ, हालांकि संघीय शब्द का जो उपयोग है वो हमारे संविधान में नहीं किया गया है, इसलिए क्योंकि जो हमारी देश की व्यवस्था है ना, जो वो संघीय और एकात्मक दोनों ही है, क्योंकि राज्यों पे अगर राज्य कोई भी निर्णय लेना चाहे तो केंद्र उसमें दखल नहीं देगी, तथा लेकिन अगर कोई इम्पोर्टेंट अगर आता है पहलू तो उस पर केंद्र सरकार का नियंत्रण आ जाता है। जैसे अगर आपातकाल लागू होता है तो वही रूल्स फॉलो किए जाएंगे जो हमारी केंद्र सरकार डिसाइड करेगी। ठीक है, तो एकात्मकता में हमारा संविधान एकात्मक भी है और संघीय भी है। ठीक है, लेकिन संघीय शब्द का उपयोग कहीं भी नहीं हुआ है। इसके बाद आते हैं कि हमारा जो देश है वो किसी भी हमारे देश में बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन भारत ने किसी भी एक धर्म को भारत के धर्म के तौर पर घोषित नहीं किया है, इसलिए हमें अनेकता में भी एकता देखने को मिलती है। दूसरा है आपका तीसरा है कि जो संघीय व्यवस्था है और जो न्यायपालिका व्यवस्था है उसमें
मतलब उनमें सामंजस्य बिठाया गया है। हम जो न्यायपालिका की व्यवस्था है वो हमारे अमेरिकी संविधान से हमने ग्रहण की है, और जो संघीय व्यवस्था है वो हमने संसदीय व्यवस्था है वो हमने ब्रिटेन से ली है। लेकिन ऐसे की तैसे लिए हमने कुछ मॉडिफिकेशन भी इसमें किए हैं। इसके अंतर्गत क्या है कि हमारे जो न्यायपालिका है वो अपनी शक्ति के तहत संसद के जो कानून है उनको असंवैधानिक घोषित कर सकती है, और अगर अगर संसद चाहे तो संविधान के बहुत बड़े भाग में संशोधन भी कर सकती है। इसलिए हमारे किसी को भी सर्वोच्च का दर्जा नहीं दिया गया है। इसके बाद आते हैं कि हमारे संविधान में हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट भाग है, मौलिक अधिकार जो हमें स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। इसके अंतर्गत समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार लिख दे रही हूँ मैं अभी। समानता, स्वतंत्रता, और तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। और चौथा है जो है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा है सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। और छठवा है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, अभी आपको मैं सिर्फ इतना ही बता रही हूँ। आगे जब हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। इसमें आप देख लीजिए कि 14 से 18, 19 से 22, 23, 24, 25 से 28, 29, 30 और ये 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार को आत्मा कहा गया है संविधान की। तो अभी ये सब है, अभी मैं इनको डिटेल में आपको नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये आपको आगे जाके डिटेल में पढ़ने हैं। ये बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में। तो हमें इसके अंतर्गत मौलिक अधिकार दिए गए हैं। और पांचवा है हमें नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया हमारे संविधान में। ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। छठवा है मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है जो कि रशिया से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य रूसी और नीति निर्देशक तत्व हमने आयरलैंड से ग्रहण किए हैं। तो और भी हैं इसकी विशेषताएं, बट कुछ प्रमुख विशेषताएं जो मैंने आपको बता दी हैं। आगे हम कुछ आर्टिकल्स हैं उसके बारे में हम आपको कल बताऊंगी। मैं कुछ आर्टिकल और सूचियां हैं जो उसमें सम्मिलित की गई हैं वो मैं आपको कल पढ़ाऊंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको कोई क्वेरीज है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके आगे। थैंक यू।